चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके अंदर जो भी अभी तक पूछे गए हैं, क्या पूछे गए हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले, उसकी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया 2022 में, मतलब इस साल 2 मार्क्स में क्या पूछा गया है, बताइए। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एकदम आसान शब्दों में, यदि किसी यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आने में, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो कह सकते हैं सिंपल सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, कैसे दिया, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग किसको, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, कहां से, इनफाइनाइट से, कहां से, इन्फिनिटी से, टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम की बात कर रहे हैं कि वहां का पोटेंशियल क्या होगा, विदाउट एक्सेलरेशन, अगेंस्ट किसके, वहां एक्सेलरेशन भी नहीं होना चाहिए, और अगेंस्ट किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड। अब सब पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहली बात, हमको टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को +1 हम मान लिए, ठीक है, इसको लेके जाना है कहां पे, जिस पॉइंट तक हमको लेके आना है। तो चूंकि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, इसके ऊपर लग रहा हो, स्वाभाविक है। यदि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है कुछ, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इसको ऐसे लाना है कि इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाए, नेट फोर्स इसके ऊपर 0 हो जाए अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहाँ पे हमको क्या मिले, जो वर्क करना पड़ेगा इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल सा कह सकते हैं, V इक्वल्स टू, इसे डिनोट करते हैं इसको, V इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, या W बाय Q नॉट। Q नॉट मतलब क्या, जिस चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। यहां तक तो ये ठीक है, डेफिनेशन आपने लिख दिया, डेफिनेशन पूछा गया था। अब और थोड़ा सा लिखते हैं, अच्छी बात होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है, पहली बात। दूसरा चीज, अब इसके यूनिट और डायमेंशन की बात करें, यूनिट और डायमेंशन आप लिखते हो तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो यूनिट और डायमेंशन याद नहीं किया जा सकता, उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। थोड़ा समझते हैं यूनिट और डायमेंशन कैसे लिखाएगा इसका। अब जैसे वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, F इंटू एस लिख सकते हैं, या सिंपल सा चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो इसको लिखना चाहे तो फोर्स, S मतलब डिस्टेंस और C मतलब कूलम, और इसको लिखना चाहें तो वर्क और एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो इसको लिख सकते हैं जूल डिवाइडेड बाय कूलम। जूल पर कूलम लिखा जा सकता है, जूल पर कूलम। अब इसको F इंटू एस के हिसाब से यदि हम लिखते तो F मतलब फोर्स न्यूटन, और S मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब मीटर, और कूलम का क्या हो जाएगा, कूलम का हम चलो कूलम ही लिखते हैं। तो इसका लिखते दूसरा तो क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम। अब आ गया इसके डायमेंशन की बात। तो डायमेंशन की बात करें तो न्यूटन मीटर पर कूलम का डायमेंशन लिखते हैं, न्यूटन का हमारा होता है MLT-2, मीटर का होता है L, और कूलम का होता है A। इसका लिखते तो क्या लिखते, M एक हो गया, L यहाँ है तो L स्क्वायर, और T हमारा नीचे है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो -3, और A -1। तो आप इतना याद रख सकते हैं, ML स्क्वायर T -3 A -1। अच्छी बात है। अब ये कैसे आया, वहां लिखा हुआ है, आराम से न्यूटन का डायमेंशन डाले, मीटर का डायमेंशन डाले, कूलम का डायमेंशन डाले, सबको सॉल्व कर दिए। तो याद क्या रखना है, एक स्केलर क्वांटिटी, इसका यूनिट जूल पर कूलम या न्यूटन मीटर पर कूलम, और इसका डायमेंशन हमारा ये हो जाएगा। और दूसरा चीज ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा किसके बराबर होता है, 0 होता है। इतना ध्यान रखोगे तो इतना करने से आपके 2 नंबर के तो बनेंगे ही, साथ में ऑब्जेक्टिव में कुछ यदि पूछा जाता है तो वो भी बनेगा। इसलिए आराम से हर एक पॉइंट को, इतना नहीं लिखेंगे 2 नंबर में चलेगा, ठीक है, लेकिन ध्यान में रखने में क्या जाता है, सिर्फ 2 ही नंबर के तो क्वेश्चन नहीं आने वाले, और भी क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा जानकारी बढ़ाइए। दूसरा हमारा कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, आपकी क्या कैपेसिटी है, तो कंडक्टर की भी कुछ कैपेसिटी होगी। तो आपकी कैपेसिटी है मान लीजिए 20 किलो का बोरा उठाना, ये आपकी कैपेसिटी है।
तो कंडक्टर की कैपेसिटी का मतलब कंडक्टर क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा। तो कैपेसिटी का मतलब हो गया वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी। तो कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज और एनर्जी ऑन इट। अपने ऊपर कितने चार्ज को वो स्टोर करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी। ये दूसरे टर्म में बोले कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर या कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज बाय पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ किसका, चार्ज ऑन द कंडक्टर टू द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, मतलब चार्ज बाय पोटेंशियल। C इक्वल्स टू क्या लिखा, कैपेसिटेंस को किससे दिखाते हैं, C से, तो चार्ज को Q से, और पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल को V से। अब तो याद हो गया भाई, C इक्वल्स टू Q बाय V याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है कई बार। अब इसकी बात आती है किसकी, कैपेसिटेंस। सबसे पहली बात ये भी हमारा पोटेंशियल की तरह क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान में रखोगे स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात इसकी आप आते हैं यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है, फैराड होता है। मतलब क्या है, चार्ज का कूलम और इसका वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट क्या कहलाएगा हमारा, फैराड को 1 फैराड इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 कूलम पर वोल्ट, ध्यान में रखना है। अब इसके डायमेंशन की जो सबसे ज्यादा याद नहीं, क्या हो गया भाई, चलिए तो हमारा अब डायमेंशन तो याद तो रहेगा नहीं, ये तो याद रख सकते हैं, फॉर्मूला याद है चार्ज का और इसका, तो हम लिख सकते हैं। अब डायमेंशन कैसे लिखेंगे, डायमेंशन लिखना सीखते हैं। डायमेंशन के लिए चार्ज का 80, अब पोटेंशियल का अब याद है, नहीं याद है ना, चलिए अभी जस्ट पहले लिखे तो याद होगा इतना, वर्क बाई क्यू नॉट। तो यहां से हम लिख सकते थे सिंपल सा, इसका 80, ये हमारा चार्ज ऊपर जाएगा तो ये भी बन जाएगा हमारा 80, और वर्क का जस्ट जानते हैं हम लोग क्या होता है, ml² t-2। इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे m-1 और L कहाँ है, सिर्फ यही है, ऊपर नहीं है, L-2 t, यहाँ माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस, और ये मतलब माइनस +4, और A यहाँ है, यहाँ है, तो A2, यहाँ प्लस नहीं लिखे तो ज्यादा अच्छा है, तो लिख सकते हैं m-1 L-2 t4 A2, कितना, ये हमारा डायमेंशन हो गया। तो खासकर डायमेंशन को समझिए कि कैसे निकलता है, याद रखने की चीज नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। तो ये हमारा सिंपल सा हो गया, कैपेसिटी क्या होती है किसी कंडक्टर की, स्टोर करने की, चार्ज के स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है वही हमारी क्या कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, चल भाई आगे आ जा, हाँ नेक्स्ट है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C चार्ज टू ए पोटेंशियल V पोटेंशियल पे इसकी कैपेसिटी के लिए, C कैपेसिटी के लिए इसका क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी U की वैल्यू पूछ रहा है। इसका भैया डेरिवेशन बताना है, या 2 नंबर में आपको नहीं याद रहेगा तो इतना भी याद रख सकते हो, तो डेरिवेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या रहा है, इफ dqv चार्ज ट्रांसफर अगेंस्ट कितने पोटेंशियल पे, V पोटेंशियल पे यदि हम dq चार्ज को ट्रांसफर करेंगे देन द वर्क डन, हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q। तो यदि हम छोटा सा चार्ज लेके जाएंगे तो छोटा सा ही काम करना पड़ेगा, तो ये भी तो लिख सकते हैं dW/dq। तो यहां से हम लिख सकते थे क्या चीज, dW इक्वल्स टू कितना, V/dq। तो ये हमने यहां लिख लिया। V इक्वल्स टू जानते हैं क्या होता है, Q/C, पढ़े हैं कभी, तो V के यहाँ पे Q/C लेगा, dq का dq रखे। अब यहां से चूंकि ये छोटू सा था, इसका यदि हम क्या करते इंटीग्रेट करेंगे तो ये V इसका हट जाएगा, डिफरेंशियल फॉर्म हट जाएगा, तो हम इसको W कर दिए, यहां लिख सकते थे ऐसा भी, dW बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dW इक्वल्स टू W। तो W बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज कितना है, Q है हमारा, Q चार्ज को ले जाने के लिए हमारा यदि मान लो Q चार्ज जा रहा है तो 0 से Q चार्ज जाने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या होगा, Q/C dQ। अब C हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बाहर आ गया, क्योंकि ये डिफरेंशिएट किसके फॉर्म में होगा, dq के साथ, तो स्वाभाविक है q हमारा वेरिएबल है तो q अंदर रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते q dq, तो ये हमारा जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, x⁴n का इंटीग्रेशन का क्या होता है फॉर्मूला, x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पे कितना है, n की वैल्यू 1, तो यहाँ हम लिख सकते हैं q पे पावर 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1 मतलब q² डिवाइडेड बाय
2। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट क्यू पुट कर दिए। अब इसको वापस से कैसे इंटीग्रेशन आप सीखे होगे, तो एक बार अपर लिमिट को पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे। अपर लिमिट को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 से ये हमारा क्या निकल गया, वर्क। और यही वर्क हमारा स्टोर होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो कह सकते हैं दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा क्या आया फॉर्मूला, U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2C यहाँ से निकाले। लेकिन हमको पूछ किस में रहा है, C में पूछ रहा है और V में पूछ रहा है। तो ये तो आया Q और C में, तो Q के जगह पे हम किसको चिपका सकते हैं, C इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई V। तो Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, C इंटू V। तो यहाँ से Q की जगह पे C इंटू V, स्क्वायर का स्क्वायर नीचे का C का C। अब इसको C यहाँ पे स्क्वायर है तो ऊपर से एक कटेगा नीचे, तो यहाँ C V स्क्वायर हाफ C V स्क्वायर। हमसे पूछ किस में रहा था, C और V के टर्म में, तो हाफ C V स्क्वायर। यहाँ तक अपना आंसर खत्म। लेकिन और यदि हम चाहें बदलना तो यहाँ से हम किसको टर्म में बना सकते हैं, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि ये फॉर्मूला दे देगा, ये फॉर्मूला दे देगा, ये फॉर्मूला दे देगा, बोलेगा भैया बताइए कि इसमें से कौन सही है। कई बार पूछा भी, आप एक ऑब्जेक्टिव में जाके देखोगे तो आपको मिलेगा। तो C की जगह पे हम क्या चिपका सकते हैं, Q बाई V, C इक्वल्स टू Q बाई V। जानते हैं ना, C इक्वल्स टू Q बाई V। यहाँ से यहाँ पे C की जगह पे Q बाई V लगा दिए, ये V स्क्वायर, स्क्वायर से ये V कट गया, तो क्या बचेगा Q इंटू V। तो एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, तीनों फॉर्मूला ध्यान में रखिए। और सबसे बढ़िया फॉर्मूला, पसंदीदा फॉर्मूला हाफ C V स्क्वायर, इसको यूज करके ये दोनों फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मतलब आप ये तो हो गया आपके 2 नंबर के लिए, लेकिन इससे आपके जाके यदि आप 1 मार्क्स के वीडियो देखे होंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा इस सब का यूज, वहां भी हम चर्चा किए। आराम से समझना है, कहीं कुछ नहीं है। DW क्यू की V DQ चार्ज के लिए हमारा छोटा सा चार्ज यदि ट्रांसफर होगा तो छोटा वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए हिसाब से इंटीग्रेशन किया। अब इंटीग्रेशन नहीं पता है बाबू तो सीखिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है। अब चलिए मान लिया हम 2 पॉइंट मान लिए, एक पॉइंट ये हमारा, एक पॉइंट हमारा ये है। A से B तक का बीच की दूरी कितनी दी गई है, dr हमने मान लिया, ठीक है। और A का पोटेंशियल यदि V है तो इसको जब हम B के ले जाएंगे तो इसको पोटेंशियल बढ़ेगा। इनफाइनाइट पे 0 होता है तो स्वाभाविक है पॉइंट चार्ज के पास आएगा तो पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो बढ़ेगा, मतलब V प्लस dV। इतना हमने लिख लिया। लेट A एंड B द 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना dr हैव पोटेंशियल V एंड V प्लस dV। A के ऊपर V और B के ऊपर V प्लस dV रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वर्क डन टू मूव कहां से, टेस्ट चार्ज कहां से, A से B के लिए हम यदि वर्क डन करते हैं तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, F वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स इसके ऊपर कितना लग रहा होगा, फोर्स इंटू dr, कितना डिस्टेंस चला है, dr डिस्टेंस चला है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या जानते हैं, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, यदि पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, हमेशा बाहर की तरफ। तो यदि इसके ऊपर हम फोर्स बात करते हैं, यदि हमारा ये चार्ज कितना है Q नॉट चार्ज को हम A से B की तरफ लेके जा रहे हैं तो फोर्स क्या होगा Q नॉट इंटू E। तो यहाँ हम लिख सकते हैं Q नॉट इंटू E F के जगह पे और dr का dr। दूसरा वर्क डन हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, याद होगा V इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क बाई चार्ज। तो वर्क इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V इंटू चार्ज। तो यहां से हम लिख लिए चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का चार्ज। अब चार्ज हमारा किसको लेके जा रहे हैं, Q नॉट को लेके जा रहे हैं, Q नॉट का Q नॉट और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का कितना, यहाँ का V, यहाँ का V प्लस dV, दोनों को माइनस करोगे क्या मिलेगा dV, तो dV चिपका दिए, ठीक। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 ये भी W है ये भी W है तो दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या, अब एक चीज यहाँ पे हम बोलना भूल गए, यहाँ निगेटिव क्यों लगा हुआ है, F की वैल्यू यहाँ निगेटिव क्यों है, क्योंकि इसकी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरफ लग रहा है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, लेकिन हम लेके किसके आ रहे हैं, उसके डायरेक्ट अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है तो प्लस लिखते हैं, उसके जस्ट अपोजिट हम कर रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं उसके ऊपर, इसके लिए वहां क्या होगा, निगेटिव लगेगा, क्योंकि हम यहाँ से इसको यहाँ लेके आए इसलिए यहाँ पे ये हमारा निगेटिव। दोनों को इक्वेट करेंगे इतना। अब यहाँ से E को सेपरेट कर लोगे, ये से ये हमारा कट गया, E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन भी इस साइड गया, माइनस का माइनस dV बाई ये वाला dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इसको क्या कहा जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा गया आपसे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है,
तो dV बाई dr या dV बाई dx, ठीक है, या dV बाई dy, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर और नीचे डिस्टेंस का डिफरेंस, तो dx भी लिखा हो सकता है, dr भी हो सकता है, ठीक। तो E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, इतना कुछ नहीं है। ये फिगर आप बनाइए, तो इसमें हर एक पॉइंट को क्लियर कीजिए, हर एक पॉइंट के हिसाब से निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये वाला फोर्स लगता है, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ लेके आना है, तो अपोजिट काम करना है, फील्ड के अपोजिट, तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो हम कुछ वर्क करेंगे तो उसके लिए हमको क्या उसको लिखेंगे, निगेटिव में लिखेंगे उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ पॉजिटिव वर्क, इस तरफ निगेटिव, तो माइनस में लिखे हैं, माइनस Q नॉट E इंटू dr। आया थोड़ा सा समझ में, थोड़ा सा याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है और 2 नंबर में तो पूछा ही है 19 में। चलिए मिटाते हैं। आप लोग यहाँ पे सिर्फ एक चीज लिखा दिया जाए, यहाँ हमारा Q नॉट को लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 इक्वल कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज 6 माइक्रोफैराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए 3 इक्वल कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन सीरीज। यदि सीरीज में कनेक्टेड होगा तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भैया सीरीज का, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ क्या कह रहा है कि भैया सीरीज में कॉम्बिनेशन तो है लेकिन इक्वल कैपेसिटर का। इक्वल मतलब क्या, कि हमारा C1 बराबर है C2 के बराबर है C3 के, चलो सब एक दूसरे के बराबर है, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। ये हमारा C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C/3। और ये किसके बराबर कह रहा है, किसके बराबर, 6 माइक्रोफैराड के, 6 माइक्रोफैराड की। तो यहां से हमारा C बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइक्रोफैराड। चलिए C की वैल्यू निकल गई, अच्छी बात है। आगे, इफ these 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल जोड़ेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट का पैरेलल के लिए होता है ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे C1 बराबर है C2 के बराबर है, C3 बराबर है C के बराबर है, और C बराबर कितना है, 18 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या लिख देते, सीधा सीधी 3 इंटू 18 माइक्रोफैराड, तो हो गया 54 माइक्रोफैराड। ये आपका आंसर, 54 माइक्रोफैराड आपका आंसर। आया समझ में, कुछ नहीं करना, एकदम हलवा क्वेश्चन है। चलिए आगे क्या रहा है, 3 साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। चलो इक्विलेटरल है, हमने ये फिगर बना लिया, ये कितना देके रखा है, 20 सेंटीमीटर का साइड है, ये भी 20 सेंटीमीटर का है, ये भी हमारा 20 सेंटीमीटर का है, अच्छी बात है। तो और कह रहा है 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस प्लस 3 नैनो कूलम आर प्लेस्ड एट 2 कॉर्नर। चलिए हम रख लिए यहाँ पे +3 नैनो कूलम और यहाँ पे भी +3 नैनो कूलम, 2 चार्ज को रख दी, अच्छी बात है। 2 कॉर्नर, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 नैनो कूलम टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू 3rd कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे चलो ये 3rd कॉर्नर हमारा है, इसके ऊपर हमको किसको लेके आना है, +1 नैनो कूलम को, ठीक है। तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, बनाने के बहुत तरीका, आसान सा तरीका से। तो इसके लिए हमको सिंपल सा क्या निकालना है, वर्क डन बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लियो हम Q1, इसको मान लिए Q2 और इसको मान लिए हम Q3। ये दोनों पहले से है, ये बहादुर को लाना है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, एक तरीका से ऐसे ही बना सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल का पोटेंशियल निकाल लिए जब ये दोनों चार्ज थे, और नेक्स्ट टाइम जब ये चार्ज आ गया तो उसका पोटेंशियल निकालिए, दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हमको उस तरीके से ही मिल सकता है। अपन आसान तरीका से देखते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ये वाला, और ये बहादुर आया है Q3 बाई पोटेंशियल के लिए क्या होता है R प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R, मतलब सिंपल सा ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो, ये हमारा हो गया 9 × 10⁻⁹
Q1 इंटू दिस, ये हमारा कितना हो जाएगा, सब नैनो में दिया हुआ है तो लिख सकते हैं 3 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं 0.2 मीटर में। ये हमारा क्या हो गया, कूलम्ब स्क्वायर। चलो कूलम्ब स्क्वायर नहीं लिखते हैं, आप समझ सकते हो, ठीक है, और ये मीटर भी नहीं लिखते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं 20 सेंटीमीटर बराबर 0.2 मीटर। प्लस सेम कहानी वहां भी है, 3 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 0.2। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, दोनों सेम है, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 0.2। 9 9 18, ये सेम है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको इसके साथ काटोगे तो 10 टाइम्स में कटेगा, ये हो गया 18 इंटू 10 टू द पावर, ये हमारा 10 है, चलो 10 का 10 लिख लिए, इस 10 को लिख लिए, अब 10 पे पावर लिख लेते हैं, ये 9 और ये 18, तो 10 टू पावर माइनस 9। और इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कितना आंसर लिए हैं 27। तो ये कट गया, 9 इंटू 3 27 होगा ना, नाइन इंटू 3 27 इंटू 10 का ये वाला 10 और 10 पर माइनस 18 और प्लस 9 माइनस 9, तो ये हो गया 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, वर्क डन का यूनिट जूल। 27 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, तो कुछ नहीं करना था, इसका इसके लिए, इसका इसके लिए। दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं, पहले इन दोनों के लिए क्या निकाल ले, एनर्जी निकाल ले, और उसके बाद तीनों के लिए निकाल ले, दोनों में से माइनस कर देंगे तो भी हमारा आंसर इतना ही आएगा। दूसरा तरीका की आप लोग ट्राई करोगे। चलो ये हो गया अपना। नेक्स्ट, evaluate the capacitance of a parallel plate capacitor having parallel plates area 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमको दे के रखा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर डेसी सेंटी माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ठीक। एट ए सेपरेशन ऑफ 2 mm, मतलब d इक्वल्स टू 2 mm, भावनाएं ये है 2 डेसी सेंटी मिली 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। ओके, कंसीडर एयर बिटवीन प्लेट्स एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट पावर सप्लाई, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट। अब हमसे पूछा जा रहा है कि यदि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जी बराबर हमको दे के कितना रखा है 200 वोल्ट, यदि दे के रखा है भी, तो हमको पूछ रहा है Q इक्वल्स टू क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो यहां से हम सबसे पहले निकाल लेते हैं C कैपेसिटेंस। C इक्वल्स टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू एरिया कितना देके रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और D की वैल्यू देके रखा है कितना 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये हमारा फैराड में आ गया, कैपेसिटेंस है तो फैराड में आ गया। अब जब हमको C निकल गया, C की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं गुना भाग करके, तो C निकल गया। हमको अब पोटेंशियल Q पूछ रहा है, तो C इक्वल्स टू क्या जानते हैं Q बाई V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हमारा हो जाएगा C इंटू V। C की वैल्यू हमको पता है कितनी है, चलो अभी देख लेते हैं C की वैल्यू कितनी है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जाएगा 2.655 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फराड, 2.655 10 टू पावर माइनस 12 फराड, और इसकी वैल्यू यहाँ चिपका देंगे 2.655 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू V की वैल्यू कितनी 200 वोल्ट,
इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 5.31 इंटू 10⁻⁻, कितना -10 चार्ज है तो कूलम। तो F क्या है, यूनिट है। हाँ, तो यहां से क्या है, सबसे पहले C निकाले, हम लोग पढ़े एप्सिलॉन नॉट A/D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस निकाल लिया, C इक्वल्स टू और हम जानते हैं Q/V, इसको लगा डाले और यहाँ से Q निकाल लिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए आसान है, पहले गिवन डाटा लिख लिए हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज इज V इक्वल्स टू इतना इन SI सिस्टम। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल्स टू 2 मीटर। तो हम लोग अभी जस्ट देखे थे एक डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है, -dV/dx या dr, क्योंकि ये हमको x में दिया इसलिए हम x यूज कर रहे हैं। अब माइनस b, v की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 + 2x/dx। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, आपको तो आता होगा डिफरेंशिएशन, यदि जिन लोगों को नहीं आता बाय द वे वो डिफरेंशिएशन का वीडियो है, उसमें जाके डिफरेंशिएशन सीख लीजिए, बहुत आसान सा टॉपिक है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 और 2x का डिफरेंशिएशन 2, ये हमारा हो जाएगा -2। और चूंकि हमने क्या निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, या लिखना चाहे -2 न्यूटन पर कूलम। ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, तो -2 वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट कैपेसिटी फॉर पैरेलल कनेक्शन ऑफ 3 कंडेंसर। ठीक है, 3 हमारे कैपेसिटर्स हैं या कंडेंसर है, यदि वो पैरेलली जुड़े हुए हैं तो उस केस में आपको बताना है, क्या बताना है, रिजल्टेंट कैपेसिटी या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। चलिए हमने एक फिगर बना लिया, सबसे पहले आप पढ़े हो, फिगर बना लिए। इस केस में हमारे क्या क्या होते हैं, यदि कोई 3 चीजें पैरेलली जुड़ी होती है तो वहां पे क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता। यदि करंट जब पढ़ोगे तो वहां आपको बताया जाएगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के केस में यदि पैरेलल कनेक्शन है तो करंट बढ़ते हैं, लेकिन कैपेसिटर के केस में करंट की तो बात हो नहीं, यहाँ चार्ज बढ़ेंगे। तो मतलब इसके अंदर जो जाएगा वो हमारा Q1 चार्ज होगा, इसमें Q2 और इसमें Q3, और जो आ रहा होगा वो Q होगा। तो कह सकते हैं Q इक्वल्स टू कितना, Q1 + Q2 + Q3। इसमें क्या Q1, दूसरे वाले में क्या Q2, इसमें क्या Q3, तीनों बाहर निकलेंगे वापस से कितने Q। तो जो हम कह सकते हैं सबसे वाले पोटेंशियल इज सेम। पैरेलल के केस में पोटेंशियल, चाहे करंट रेजिस्टेंस का बात हो या कैपेसिटर का बात हो, पैरेलल केस में पोटेंशियल क्या होगा, जो यहाँ का पोटेंशियल है सेम पोटेंशियल इस दोनों पॉइंट के बीच का भी होगा और सबके लिए पोटेंशियल सेम होगा। और दूसरा चीज, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कैपेसिटेंस के, मतलब कितना चार्ज इसमें जाएगा वो डिपेंड करता है कितना का कैपेसिटर इसके अंदर लगा हुआ। जितना बड़ा कैपेसिटर उतना ज्यादा वो चार्ज को रखेगा अपने पास। तो यहां से हम लिख सकते हैं, चूंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपेसिटर के है, और चूंकि पोटेंशियल सबका सेम है तो इस केस में भी पोटेंशियल भी, इसमें भी पोटेंशियल भी, और इस केस में भी पोटेंशियल भी होगा। तो कह सकते हैं C को हम लोग जानते हैं, C इक्वल्स टू Q/V। तो यहां से हम Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, C × V। तो Q1 लिखते तो क्या लिखते, C1, पोटेंशियल तो सेम है तो Q1V, Q2 लिखते तो C2V और Q3 लिखते तो C3V। अब चूंकि ये जान रहे हैं कि भैया Q आ रहा था और सब में Q1 Q2 Q3 बट रहा था, तो लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू Q1 + Q2 + Q3 और सब कुछ चिपका डाले, C1V, C2V और C3V, सब में से V कॉमन लिए तो लिख सकते हैं C1 + C2 + C3। ये इक्वेशन नंबर 1। अब मान लीजिए इस पूरे तीनों को हटा के एक बहादुर को लगाते ऐसा, ये हमारा V, और इसका तीनों के जगह पे एक सिंगल को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इक्विवेलेंट है इस तीनों के। तो इस इक्विवेलेंट के लिए यहाँ चार्ज कितना जा रहा है, Q आएगा भी कितना Q, सेम कहानी सिर्फ कैपेसिटर को बदले। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू कितना, C इक्विवेलेंट इंटू V। यहां से हम लिख सकते थे Q इक्वल्स टू, चूंकि ये पैरेलल है इसलिए हम लोग क्या किए हैं, P को यूज किया है, लिखा हुआ ना पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसलिए P यूज किया है। यदि सीरीज में होता तो CS यूज करते, तो Q इक्वल्स टू CP इंटू V। चूंकि दोनों में चार्ज सेम ही है, इसमें भी चार्ज वही है, इसमें भी चार्ज वही है, इस पूरे पोर्शन को हमने क्या किया, हटा के ये सिंगल वाले को लगाया है।
तो लिख सकते हैं Cp इंटू भी। अब दोनों बराबर तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, Cp क्यू क्यू बराबर था Cp भी इज इक्वल टू दिस, भी से भी घट गया तो हमारा बच गया Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल के केस में याद रखेंगे आप लोग एकदम छोटा सा चीज कि यदि हमारे पास इसका जो इक्विवेलेंट निकलेगा वो इस तीनों में जो सबसे बड़ा होगा C1 C2 C3 में, जिसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा होगा, उससे बड़ा रिजल्ट आएगा। यदि ये 1 2 3 होता और इसका जो सम करते पैरेलल में तो हमको 3 से बड़ा आता, ऐसे तो पता है 1 2 3 आएगा तो 6 आएगा, तो कह सकते हैं द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, मतलब इस तीनों में जो सबसे बड़ा उससे बड़ा आएगा। इतना ध्यान रखिए, ये मोर देन इनफ है आपके 2 मार्क्स के लिए। चलिए हम आपको इसको स्क्रीनशॉट तो आप ले ही चुके होंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकेंड प्लेट इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 2 मार्क्स में आप दोनों में से किसी भी पार्ट को लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। चलिए फर्स्ट पर नीचे वाले पार्ट करते हैं। It lowers the potential of first plate so that the more charge can be stored on the capacitor। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, ये जो पहला प्लेट है ये हमारा दूसरा प्लेट है, ठीक है। तो पहले प्लेट के क्या करते हैं, पोटेंशियल को ये क्या करता है, लो करता है, कम करता है। क्यों? जिससे क्या होगा, ये इसके पोटेंशियल को कम करता है, जिसके कारण क्या होगा, इस पे ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो सके। ये कौन काम करता है, ये दूसरा प्लेट करता है। या इसको लिखते The second plate acts as a conductor and is closer to the first plate. It lowers the potential of the first plate so that it can store more charge and the capacity of a capacitance is increased, keeping the size of the capacitor as same। अब ये इसका पोटेंशियल को कम करेगा तो ये ज्यादा चार्ज को इकट्ठा करेगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा छोटे से कैपेसिटर के अंदर भी हम ज्यादा चार्ज को इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, द चार्ज ऑन ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। एक हमारा मेटालिक स्फीयर है, उसका रेडियस कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। अच्छी बात है, हम क्या करें, एच इतना, इसकी कैपेसिटी कितनी दे दी गई है, 4 × 10⁻⁻6। अच्छा चार्ज देके रखा ना, सॉरी, चार्ज कूलम, ठीक है। क्या चार्ज ऑन ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, ये जितना चार्ज देकर रखा, ठीक। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज ऑन द कंडक्टर। अब बताना भी है इस कंडक्टर के लिए पोटेंशियल एनर्जी। कंडक्टर के लिए सबसे पहले हम यहां निकालेंगे C कैपेसिटेंस, वो क्या होता है 4 पाई। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का तो वैल्यू हमको याद नहीं है, हमको किसका याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका हम लिख सकते हैं इतना 9 × 10⁻⁹ पलट के लिख लिए। R की वैल्यू कितनी दी गई 9 सेंटीमीटर, R इक्वल्स टू कितना 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 × 10⁻⁻2 मीटर। तो लिख लेते हैं 9 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। अब इसको ये से ये साफ, -2 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻9 और 2 11 -11 कैपेसिटेंस का फैराड। ये हमको C निकल गया। एनर्जी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाफ CV², ये भी जानते हैं। तो हमारे पास क्या है, C तो है लेकिन V नहीं है, तो V को बदल लेते हैं। हम लोग क्या जानते हैं C = Q/V, तो V = क्या हो जाएगा Q/C। तो यहां से हम लिख लेते हैं 1/2 C × V = Q/C का होल स्क्वायर। यहां से हो जाएगा 1/2, इस C से एक ये C कटेगा तो ये हो जाएगा Q²/C। अब वैल्यू पुटिंग द वैल्यू 1/2 Q 4 × 10 -6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q² हो गया C 10⁻11 10⁻11। एक बार चेक करने दे भाई, -2 9 10 11 11 11, ठीक है। ये हो गया हमारा 1/2 इंटू 4 का हो जाए 16 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई 10⁻11। इसको कट्टा कुट्टी करेंगे तो ये हो जाएगा 8
और ये हो गया 8, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1। इसको लिख सकते हैं 0.8, क्योंकि वर्क हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो जूल, तो 0.8 जूल। समझ में आया? प्यार से देखिए, यदि नहीं समझ आया दोबारा देखिए वीडियो, हम नहीं चाहते वीडियो ज्यादा लंबा जाए। तो ये हमारा हो गया 11th नंबर। चलिए 12th नंबर कह रहा है गिव 2 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब कैपेसिटेंस को कौन इफेक्ट करता है? किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी C इक्वल्स टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A/D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला जानते हैं। तो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? एप्सिलॉन नॉट मतलब अंदर में क्या भरा हुआ है, प्लेट के आसपास क्या है। दूसरा चीज एरिया, ये हमारा प्लेट है, इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक क्या डाला है, ये एप्सिलॉन नॉट बता रहा है। इस प्लेट का एरिया क्या है, इसका या इसका एरिया, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डी किसको बताता है? इन दोनों के बीच के दूरी को। तो हमसे तो पूछा है 2 ही, अपन 3 देख लेते हैं। पहले वो कह रहा है एरिया ऑफ द कंडक्टर, यदि एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरा मीडियम सराउंडिंग ऑफ द कंडक्टर, अब मीडियम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो क्या होगा? कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और तीसरा क्या है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, मतलब डी के, तो डी के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन यदि बढ़ा, यदि डी बढ़ेगा तो सी की वैल्यू को क्या करेगा? कम करेगा। तो 2 कम से कम ध्यान रखो, नहीं ध्यान रखना तो ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है, ऑब्जेक्टिव में तो ये फॉर्मूला पूछेगा ही। कह रहा है 2 कंडेंसर have capacity C1 C2 so their parallel combination and series combination circuit। मतलब कॉमेडी है ये। चलिए कैसे कैसे पैरेलल और सीरीज बताना है। चलिए यदि हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल ऐसा बनाता है, और ये सीरीज बनाते तो कैसा बनाते? ऐसा बनाते। ये हमारा हो गया C1, ये हमारा C2, ये हमारा C1, ये हमारा C2। मजाक। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या रहा है? फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या बताना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना। आराम से चलते हैं। सबसे पहले देखोगे ये हमारा क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस तीनों को जब जोड़ेंगे, ये तीनों कैसे जुड़े हुए हैं? ये तीनों हमारे सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो यदि हम इस तीनों को जोड़ते तो कैसे लिखते? इसका भी 3 माइक्रोफैराड, इसका भी 3 माइक्रोफैराड, इसका भी 3 माइक्रोफैराड। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या जानते हैं? 1/C इक्विवेलेंट बराबर, चलो हम इसको मान लिए C1 मान लेते हैं, इस वाले के लिए C1 बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 माइक्रोफैराड लास्ट में चिपका लेंगे। तो यहाँ से C1 बराबर क्या लिखते हैं? 3 ऊपर नीचे मतलब 1 माइक्रोफैराड। तो हमारा अगला जो कार्यक्रम बन जाता कुछ ऐसा बन जाता, ऐसा ऐसा ये ऐसा क्यों है भाई इतना लकीर? ठीक है, ये हमारा, और इसके बाद जो था ये वाला पोर्शन, ये तीनों मिलके एक बना दिया, तो इसको हम ऐसा बनाते हैं। ये तो बाकी का है अपना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब ये हमारा इतना बन गया। ये हमारा कितना, अभी जो तीनों का निकाले, ये हमारा 1 माइक्रोफैराड, और ये हमारा कितने का है? 2 माइक्रोफैराड। अब चूंकि 1 और 2 कैसे है? पैरेलल है। पैरेलल में फॉर्मूला क्या चलता है? C इक्विवेलेंट का C1 प्लस C2। तो इस दोनों के जगह पे हम कुछ लगाते तो वो हमारा क्या होता? इसका मान लिया हमने, इस दोनों को बनाते तो क्या बनते? C2 बनाए, और इसका क्या बनाए थे? C1। ये हमारा जो 1 माइक्रोफैराड है वो किसका वैल्यू था? C1 का। तो यहाँ से ऐसा इस दोनों पैरेलल को हटा के एक बहादुर को लगाते तो ये हमारा कुछ ऐसा 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 बनता, और इसकी वैल्यू कितनी आती? C1 प्लस C2 मतलब 2 और 1 मतलब 3 माइक्रोफैराड। ये हमारा वापस से 3 माइक्रोफैराड पहले से पता है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 2 है, ये 3 है। ये वापस से ये तीनों कैसे आ गए? सीरीज में। इस तीनों को जब जोड़ोगे तो एक बहादुर बनेगा, जैसे ये निकला था 1/3 1/3, वापस से ये 1 माइक्रोफैराड। तो हमारा नेक्स्ट फिगर बनता 2, और इस तीनों को हटा के एक लगाते तो वो हमारा क्या बनता? ये बनता 1 माइक्रोफैराड, और ये हमारा क्या बनता? 2 और 1 जैसे इसमें है वैसे ही वापस से जुड़ेगा। तो कहानी इस दोनों को हटा के एक लगाए
ये हमारा कितना 3, ये भी 3, ये भी 3। अब ये तीनों कैसे जुड़े हैं सीरीज में? सीरीज में तो ये फॉर्मूला लगाते 3 ही है, वापस से 1 माइक्रोफैराड, तो इसका इक्विवेलेंट क्या जाता है 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड। आराम से देखिए कैसे कैसे सीरीज वाले को काम किए, सीरीज वाले को हटाए, फिर पैरेलल वाले जो थे उनको काम किए, उनको हटाए, हटाते हटाते कहाँ पहुंच गए? एक सिंगल के ऊपर जिसकी वैल्यू कितनी आ गई? इस तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा 1 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। चलिए अब ये कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा ये तो चलिए ए और बी मतलब ये हमारा है ए, ये हमारा है बी, इस दोनों के बीच में हमको इक्विवेलेंट बनाना था। सबसे पहले इसको एक सिंपल सर्किट के टर्म में बनाते हैं। इसका यदि हम फिगर बनाते हैं तो टोटल कितने इसमें 1 2 3 4 5 6। तो हम ए से चले, ये हमारा ए है, यहाँ से चले ऊपर वाला, यहाँ से एक सी, ये पहुंचे डी पे, यहाँ से चले एक और सी, ये पहुंचे हम सी के ऊपर, बीच वाले में चले 1 2, ये भी कहाँ पहुंच गया सी के साथ, मतलब ये वाला बिंदु हम कह सकते हैं इसको सी है। अब ये तीसरा लाइन जो चला ऐसा, ये जाके किससे मिल गया? बी वाले के साथ। ये ए से निकला और जाके किससे मिला? बी से। अब चूंकि एक और सी और बी के बीच में एक बहादुर है, तो सी और बी के बीच में एक बहादुर को चिपकाना है, तो इसको हटा देते हैं और सी और बी के बीच में एक बहादुर को चिपका दिए। ये हमारा पॉइंट सी है, ये बी है, ये हमारा ए है। अब इसको जोड़ना है। ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? कैसे हैं? सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला क्या जानते हैं? 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इस फॉर्मूले को यूज करते ये भी सी, तो इस दोनों को हटा देंगे तो एक बहादुर को लगाएंगे तो वो हमारा बन जाएगा C/2। इस दोनों को भी हटाते यदि तो एक बहादुर बनता, इक्विवेलेंट निकालते तो ये हमारा क्या बनता? C/2। ये दोनों आगे जाके एक सी के साथ जुड़े हुए हैं, ये सी है, और नीचे से एक बहादुर जा रहा है, ये हमारा बी, ये हमारा ए। अब ये दोनों कैसे जुड़े हैं? पैरेलल में, मतलब इन दोनों को यदि रिप्लेस करते आगे तो हमारा बनता कैसा? इस दोनों को हटाएंगे तो बनेगा हमारा एक बहादुर जिसकी वैल्यू क्या होगी? सी, क्योंकि C/2 प्लस C/2 इक्वल्स टू सी। अब दोनों हट गया तो आगे एक और बहादुर मिल गया, ये हमारा सी, और नीचे से जो जा रहा था सी वाला भैया, ये सी वाला भैया यहीं पे है, ये जाके वापस से बी। अब ये दोनों वापस से कैसे आ गए? सीरीज में आ गए। तो इन दोनों को हटाते तो एक बनाते तो वो होता C/2, ये हमारा सी है, और नीचे से हमारा कौन जा रहा है? सी वाला बहादुर जा रहा है। अब ये दोनों कैसे आ गए? पैरेलल में आ गए। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? एकदम फाइनल पैरेलल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सी इक्विवेलेंट का C1 प्लस C2, मतलब C/2 प्लस C बराबर कितना? 3C/2। तो C इक्विवेलेंट इसका कितना हो जाएगा? 3C/2, तो 3C/2। आराम से सिर्फ फिगर को क्या करना है, स्टेप 1 में ये चले, स्टेप 1 का ये हो गया, दूसरे में इसको इसके इक्विवेलेंट किए, फिर इसको इसके इक्विवेलेंट किए, फिर इसको इसके इक्विवेलेंट किए। तो आप लोग थोड़ा सिस्टमेटिक बनाइएगा, तो लास्ट में वो क्या आ जाएगा? 3C/2। चलिए थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि उनका भी कुछ लाभ हो जाए।